नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। मैं हूं अर्चना सिंह। 9 दिन से जारी सियासी उथल पुथल पर आखिरकार विराम लग गया। 3 दिसंबर को 4 राज्यों के नतीजे आए। 3 में बीजेपी ने जीत हासिल की। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने सीएम रेवंत रेड्डी को बना दिया। लेकिन बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा करने में वक्त लगा रही थी। सब कह रहे थे कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या इतना मंथन हो रहा है, ऐसा कौन सा सरप्राइजिंग एलिमेंट आने वाला है। और आप जानते हैं इसके बाद क्या होता है कि टीवी पर तमाम नाम चलने लगते हैं। राजस्थान के लिए बाबा बालकनाथ के नाम को जोर शोर से प्रचारित किया गया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, हालांकि शुरू से ही ये साफ था, जब से चुनाव कैंपेन शुरू हुआ था, टिकटों की घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश में, तब से साफ था कि कहीं से भी शिवराज सिंह चौहान फिर से मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनको भी रेस में शामिल किया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के लिए भी तमाम नाम टीवी डिबेट्स में चलने लगे, तमाम नामों के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो जो नाम टीवी में चलने लगते हैं, जो जो नाम मीडिया में आने लगते हैं, जिन जिन नामों की चर्चा होने लगती है, उन पर क्रॉस लगाते जाइए। आज तक आपने नहीं देखा होगा ऐसा कोई नाम, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ऐसे किसी नाम की घोषणा हो जाए जो नाम सब गेस कर पा रहे हों, जो नाम सब सोच पा रहे हों, जिस नाम में लोग अटकलें लगा रहे हों, लोग जिस नाम को लेकर बड़े विश्वस्त हों कि हाँ, इस नाम की घोषणा तो हो जाएगी। और 3 ऐसे नामों की घोषणा इन तीनों प्रदेशों में हुई जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं थी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम की घोषणा हुई, जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं, सरगुजा से हैं। सरगुजा की 14 की 14 सीटें इस बार बीजेपी ने जीती। पिछली बार ये सभी सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। यहां तक कि इस बार टीएस सिंहदेव, जो कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री थे, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे यहां से, तो उसका इनाम दिया गया। पार्टी के पुराने नेता हैं, लंबे समय से संगठन से जुड़े रहे हैं, संघ का बैकग्राउंड है, तो इसलिए विष्णुदेव साय का जब नाम आया तो कहा गया बहुत अनुभवी नेता है, इस वजह से इनको जगह दी गई। हालांकि प्रशासनिक अनुभव उनको भी नहीं था। इसके बाद उसके अगले दिन यानी 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मंथन चल रहा था। तमाम नामों की लिस्ट हवा में तैर रही थी। लेकिन उन सब नामों पे मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी सरप्राइजिंग एलिमेंट लेकर आते हैं और जो नाम आप सोच सकते हैं वो उनकी लिस्ट से सबसे पहले बाहर होते हैं। यानी आपकी सोच जहां खत्म होती है, उसके भी 10 मील आगे से उनकी सोच शुरू होती है, इसीलिए कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। मोहन यादव, जो जब विधायक दल की बैठक हो रही थी उसमें तीसरी पंक्ति में बैठे हुए थे, डॉक्टर मोहन यादव, जो उज्जैन से विधायक चुने गए हैं, उनके नाम की घोषणा जब हुई, जब शिवराज सिंह चौहान ने उनके नाम को प्रस्तावित किया, तो सब चौंक गए कि ये डॉक्टर मोहन यादव आखिर हैं कौन। उसके बाद सर्च किया जाने लगा, ढूंढा जाने लगा, तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था डॉक्टर मोहन यादव। हालांकि वो तीसरी बार विधायक चुने गए थे, तो ये कह सकते हैं राजनीतिक रूप से उनको अनुभव है, वो संगठन से जुड़े रहे हैं, वो संघ से जुड़े रहे हैं, तो ये सारी क्वालिटीज उनमें थी। आज 12 दिसंबर को सबसे बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट जो इन तीनों नामों में था, वो था राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। वसुंधरा राजे सिंधिया को लोग पता नहीं क्यों गिन रहे थे। बहुत पहले से मुझे साफ था कि वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी तरह से मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार नहीं है बीजेपी की तरफ से। ना बीजेपी ने उनके नाम पर चुनाव लड़ा, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा, और बाकी संकेत भी साफ थे कि वसुंधरा राजे सिंधिया, हालांकि नाराज नहीं करना चाहती थी वसुंधरा राजे सिंधिया को पार्टी, इसीलिए साथ लेकर उनके जो लोग हैं उनको टिकट भी दिया गया। वसुंधरा राजे सिंधिया ने अच्छा प्रचार भी किया पार्टी का, पार्टी वहां पर जीती भी, साथ में लेकर चली। और ये क्यों, बीजेपी जो है वो फीडबैक पर बहुत तेजी से काम करती है, इसकी चर्चा आगे करूंगी। लेकिन अभी तीसरे नाम की चर्चा, भजन लाल शर्मा। एकदम से नाम की घोषणा हुई, भजन लाल शर्मा। बाकी तो छोड़ दीजिए, बाहर तो लोग जानते ही नहीं उनको, लेकिन पार्टी में लोग भी चौंक गए, जो विधायक हैं वो भी चौंक गए होंगे कि भजन लाल शर्मा, इनके नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के लिए, जिनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक चुने गए। भजन लाल शर्मा पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी वो। उन्होंने सांगानेर सीट से चुनाव लड़ा और 48,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया। यानी पहली बार चुनाव लड़ने के बाद भारी जीत हासिल की। तो भजन लाल शर्मा के नाम की जब घोषणा हुई, उसके बाद
सभी को ये लगा कि ऐसा फैसला कैसे किया गया। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को देखेंगे 2014 के बाद से अब तक, तो आपके समझ में आएगा कि ये कोई अप्रत्याशित फैसला नहीं था। जो आप सोच सकते हैं, जितने नाम आप सोच सकते हैं, जहां पर आपकी सोच खत्म होती है, उसके 2 किलोमीटर आगे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है और उसी सोच से सारे नाम निकल कर आते हैं। ऐसा नहीं है पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया जो अनजाना था, जिसका नाम जाना पहचाना नहीं था, जो अनसुना था और जिसको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। लंबी फेहरिस्त है, लेकिन एक बात जिसका सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान रखते हैं वो ये कि जिस भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए उसे जमीनी स्तर पर जानकारी हो, वो व्यक्ति ऐसा हो जिसने धरातल पर काम किया हो, जिसने जमीन पर काम किया हो, जो संगठन से जुड़ा हुआ हो। युवा एनर्जेटिक लोगों को इसमें वरीयता दी जाती है। पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर पर जो ले गया हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो, जो पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, सबसे निचले तबके के जो कार्यकर्ता उनसे जुड़ा हुआ हो, उसको प्राथमिकता दी जाती है। उन नेताओं को नहीं जो हवा हवाई होते हैं, जो माहौल बनाते हैं, जो टीवी में नजर आते हैं, जो टीवी के फेवरेट चेहरे होते हैं, जिनकी बाइट आप हर जगह देखते हैं, जो बहुत ज्यादा एक्टिव आपको नजर आते हैं। यानी उनको प्राथमिकता दी जाती है जो जमीन से जुड़े नेता होते हैं, जिनके बारे में संगठन में लोग जानते हैं, पार्टी में लोग जानते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं। और नरेंद्र मोदी खुद ऐसे ही बैकग्राउंड से आए हैं। वो खुद एक साधारण कार्यकर्ता से उठकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसीलिए वो ऐसे लोगों को जानते हैं, समझते हैं और उनकी पारखी नजरें ऐसे लोगों को ढूंढ भी लेती हैं। बीजेपी में तमाम ऐसे नाम रहे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो एक शॉकिंग इफेक्ट था। यह एक फैक्टर ऐसा था कि लगा कि ये क्या, ये नाम कैसा। आपको याद होगा जब मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया तब ये कहा गया था कि मनोहर लाल खट्टर कौन है, कोई नहीं जानता था, लेकिन आरएसएस के बैकग्राउंड से आते थे, एक कुशल प्रशासक साबित हुए मनोहर लाल खट्टर। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी तो उत्तराखंड में अपना चुनाव ये वाला हार गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम पर क्योंकि चुनाव लड़ा गया था इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया अपनी सीट हारने के बावजूद भी। और मुख्यमंत्री बनने से पहले पुष्कर सिंह धामी का नाम कितने लोग जानते थे या कितने लोग उनके चेहरे को पहचानते थे अगर पार्टी के बाहर की बात करूं। लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे बड़ा उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, उस समय आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में मनोज सिन्हा के नाम की बड़ी चर्चा थी। लगभग तय मान लिया गया था कि मनोज सिन्हा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वो तो काशी विश्वनाथ दर्शन करने भी चले गए थे, बाइट भी दे दी थी, लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ का नाम आया जिनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था। हालांकि वो लंबे समय से सांसद जरूर थे, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं। और पहली बार ऐसा हुआ कि एक योगी, एक महंत को मुख्यमंत्री बनाया गया, राज्य की कमान सौंपी गई, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण राज्य की, जहां पर बीजेपी ने इतने लंबे वक्त के बाद जीत हासिल की थी, भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। साथ ही साथ महाराष्ट्र में आपको देवेंद्र फडणवीस का नाम याद होगा। देवेंद्र फडणवीस को जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाया गया, वो पहले बीजेपी के ब्राह्मण नेता थे। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना, इसी बात पर बहुत लोग चौंक गए थे। और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे या खुद देवेंद्र फडणवीस ने उसके पहले नहीं सोचा था, लेकिन आप देखिए देवेंद्र फडणवीस को किस तरह से ग्रूम किया पार्टी ने, किस तरह से देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ाया और आज वो महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वहां की जो राजनीति है वो पूरे तौर पर उनके ही चलाए हुए तरीके से चलती है। देवेंद्र फडणवीस इतना बड़ा नाम बन चुके हैं, तो ये कई नाम हैं, इसीलिए ये कहना कि कहां से आ गए, परफॉर्म कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात जो नए लोग होते हैं उनके संग ये होती है कि वो बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं, उनको परफॉर्म करना होता है, उनको लगता है कि उनको जिम्मेदारी दी गई है तो उनको डिलीवर करना है, और यही चीज देखी जाती है। क्योंकि पार्टी या नरेंद्र मोदी कह लीजिए, मान के चलते हैं कि जिसको संगठन की जानकारी है, जिसको लोगों की नस पता है, वो डिलीवर करेगा, परफॉर्म करेगा। और जब जिम्मेदारी दी जाती है तो वाकई जितने नाम मैंने आपको गिनाए उन सब ने परफॉर्म करके दिखाया भी है। हाँ, एक आध अपवाद हो सकते हैं, उनको भी आप गिन सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों ने परफॉर्म करके दिखाया है और यही सबसे बड़ी बात रही है।
नए चुनने में जोखिम भी होता है, लेकिन बीजेपी को भरोसा रहता है कि जिसने संगठन में काम कर लिया है, जो संगठन से जुड़ा रहा है, वो परफॉर्म करेगा, वो डिलीवर करेगा, क्योंकि उसे जानकारी है, वो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएगा। और यही भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जताते हैं और जिसकी वजह से इन नामों को आगे बढ़ाया जाता है। अब 15 दिसंबर को भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके साथ ही प्रेमचंद बैरवा को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है राजस्थान का। दिया कुमारी जो राजपूत समाज से आती हैं, प्रेमचंद बैरवा जो कि एससी सीट से चुनाव लड़े थे, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि ब्राह्मण हैं। यानी पूरी तरह से जो बैलेंस है वो बिठाने की कोशिश भी की गई है, हर तरह से एक संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। और कई लोगों को ये जवाब देने की कोशिश की गई है जिनको लग रहा था कि बीजेपी अपने नामों की घोषणा क्यों नहीं करती। कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा फर्क है, आप समझिए। कांग्रेस में आपको याद होगा जब 2018 में राजस्थान छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता, उसके बाद किस तरह से अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट और भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव चल रहा था। अभी हाल में कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धरमैया चलता रहा। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं होता। जिन भी नामों की घोषणा होती है उनमें सर्वसम्मति होती है, उसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं होता। हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया ने जरूर शुरू में प्रदर्शन की कोशिश की, शक्ति प्रदर्शन, लेकिन बीजेपी में ऐसा चलता नहीं। और जो ये करता है उसे तो साफ संदेश दे दिया जाता है। वसुंधरा राजे सिंधिया उसके बाद दिल्ली भी आई थी, उनकी जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के बाद उनके तेवर भी बदल गए थे। बिल्कुल साफ हो गया था कि अब वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या करना है। उन्होंने इसीलिए उसके बाद उनके घर के बाहर पोस्टर भी लगे, बहुत कुछ हुआ। तो ये तस्वीर एकदम साफ हो जाती है कि बीजेपी में काम करने का तरीका क्या है। बीजेपी में एक एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। कांग्रेस के नाम तय होते हैं। आप तेलंगाना में देखिए, रेवंत रेड्डी नाम क्लियर था, साफ था कि रेवंत रेड्डी ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर नाम तय नहीं होता है। यहाँ पर चौथी पंक्ति में जब विधायक दल की बैठक हुई तो चौथी पंक्ति में बैठे हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जब मध्य प्रदेश में तीसरी पंक्ति में बैठे हुए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और ये ऐसा तीर है जिससे बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने कई लोगों को चित कर दिया है। जो ओबीसी कार्ड खेल रहे थे, राहुल गांधी ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे थे, अब नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी को बना दिया, राजस्थान में उप मुख्यमंत्री बना दिया एससी को। अब आप बताइए कि कहां कुछ बचता है। इसके अलावा यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना के उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति भी नरेंद्र मोदी ने साधी है। वहां पर अखिलेश यादव और यहाँ तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं और एक जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन दोनों को चुनौती दी है, उन दोनों की राजनीति मटियामेट कर दी है। क्योंकि यहाँ पर यादव जरूर हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तय है, कोई और नहीं बन सकता। यादव ही, सिर्फ एक ही परिवार के यादव आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव जब वो जाएंगे जेल तो उनकी पत्नी राबड़ी यादव और उसके बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। यानी यादव बनेगा लेकिन एक ही परिवार का यादव बनेगा। जबकि बीजेपी में वो कोई भी यादव हो सकता है, कहीं से भी उठ के कोई ओबीसी आ सकता है। वो किसी परिवार का होने की वजह से, उसके पिता क्या थे इसकी वजह से नहीं, उसने किस तरह से पार्टी में काम किया है, इसको लेकर ही कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय होता है। और फिर चाहे एक बार, पहली बार का जीता हुआ विधायक हो, अगर उसे काम करने का अनुभव है, अगर उसने संगठन में काम किया है, अगर वो हवाई नेता नहीं है। बीजेपी में हवाई नेताओं को जगह नहीं मिलती है। हवाई जो नेता होते हैं, जो चेहरे होते हैं, वो टीवी पे जरूर चमकते आपको दिखते होंगे, लेकिन जब नामों की घोषणा होनी होती है तो ऐसे अनसुने, अनजाने चेहरों की घोषणा होती है जिसको सुनकर खुद पार्टी के लोग ही चौंक जाते हैं। लेकिन यही नरेंद्र मोदी की बीजेपी है और इस बीजेपी के काम करने का तरीका एकदम अलग है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।